वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे साथियों, मेरे शेर बहादुरों, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मुझे आशा है कि इसके पिछले वाला वीडियो को ज़रूर देख करके आए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी केमिस्ट्री का जो वीडियो होता है, साइंस का वीडियो होता है, वो रिलेटिव होता है एक वीडियो से दूसरे वीडियो में, या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रिलेटिव होता है। तो वहाँ पर आप जा कर के देख के आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, इसके पहले हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको पढ़ा चुके हैं केमिस्ट्री में। लेक्चर ये 3 है। इसके पहले मैं आपको जो हम पढ़ाएं थोड़ा सा याद दिला देते हैं। तो आपको हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया विशेषता के बारे में बताए थे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण विशेषता को बताए थे, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है ये भी बताए थे कि ऊष्माक्षेपी रहेगा तो कैसे लिखना है, ऊष्माशोषी रहेगा तो कैसे लिखना है, ये आपको हम बताए थे कि अवक्षेप बनता है तो आप कैसे उसे लिखते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण की विशेषता है जो कि आप वहाँ पर आपको पूरी चीज़ बता चुके थे हम। देखिए, इसके पहले हम बताए थे कि रासायनिक समीकरण की सीमाएँ नहीं बता पाए थे। आज हम रासायनिक समीकरण की सीमाएँ के बारे में बताते थे। रासायनिक अभिक्रिया हम विशेषता हम बता चुके हैं और रासायनिक समीकरण विशेषता बता चुके थे हम। तो देखिए, इसमें क्या होते हैं कि रासायनिक समीकरण की देखिए विशेषता सीमाएँ क्या होते हैं, यानी त्रुटि क्या होते हैं, वो हम पता लगाएंगे। त्रुटि क्या है, हमें किस चीज़ की जानकारी समीकरण से नहीं मिल पाती है, यानी कि उसकी कमी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण जो कमी है ना, वो भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता। जैसे कि अभिकारक और प्रतिफल, जैसे अभिकारक और प्रतिफल आपको हम बता चुके हैं कि अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए, पहला जो आपको हम सीमाएँ जो लिखे हैं वो आपको भौतिक अवस्था की जानकारी ये नहीं देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक एवं प्रतिफल जो भाग लेते हैं उसकी जो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, यानी भौतिक अवस्था की जानकारी ये नहीं दे पाती है। यानी कि हम ये यानी कि समीकरण की सीमाएं हैं, यानी 2 से त्रुटि है, यानी कि कोई भी समीकरण में ये भौतिक अवस्था की जानकारी ये नहीं दे पाती है। यही एक दिक्कत होता है, उनकी सीमाएं हैं। दूसरा क्या है, भौतिक अभिक्रिया की दिशा का पता नहीं चलता है। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो होते हैं ना, वो अभिक्रिया दिशा नहीं पता, जैसे कि सांद्रण का पता नहीं पता चलता है, या उसमें जो सांद्रण होता है। दूसरी बात क्या हो गया कि अभिक्रिया का वेग का पता नहीं चलता है कि नहीं। तो ये सब की सांद्रण हो गया या किस गति से अभिक्रिया हो रही है उसकी जानकारी हमें नहीं दे पाता है। तो यही हम आपको बता रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की सीमाएँ हैं जो रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है। दूसरा जो चीज़ है ना रासायनिक समीकरण के बारे में, तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी का अभिक्रिया का पता नहीं चलता है। जैसे समीकरण को देख करके ये नहीं पता चलता है कि इस अभिक्रिया में अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड में आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को कि जब जल में डालते हैं तो क्या बन जाता है, ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें आपको बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, आपको हम बताए थे। तो हम ये जो चीज़ होते हैं कि रासायनिक जो समीकरण में ये जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की जानकारी हमें नहीं दे पाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि अभिक्रिया का वेग का पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया कितनी तेज़ी से या कितनी गति से हो रहा है या कितना स्लो से हो रहा है, इसकी जानकारी पता नहीं चला पाता है समीकरण। अगर इसी में आप बता देंगे कि कितना तेज़ी से ये अभिक्रिया किया है, क्या इसमें पता चलता है समीकरण देख करके, तो नहीं पता चलता है। ये भी रासायनिक समीकरण का दोष है, यानी सीमाएं हैं। विस्फोट होने वाला पदार्थ, जैसे देखिए आपको पता होगा कि जैसे देखिए विस्फोट होने, जैसे मान लीजिए सोडियम को अगर आप मान लीजिए पानी में डालते हैं तो विस्फोट के साथ जलता है कि नहीं। तो ये विस्फोट के साथ जब जलता है तो उसमें आपको देखोगे क्या इसमें विस्फोट लिखा रहता है कि विस्फोट होने वाला पदार्थ है, क्या इसमें जानकारी पता चल जाएगा। अगर आप सोडियम को जल से अभिक्रिया करवाते तो क्या आपको पता चल जाता है कि विस्फोट वाला अभिक्रिया है, नहीं पता चल पाता। समीकरण को आप देखो पता नहीं चला सकते हैं, इसीलिए समीकरण का ये दोष होते हैं। तो इसके पहले हम समीकरण की विशेषताएं भी बताए थे, पूरी तरह से हम समझा चुके हैं और आपको हम सीमाएं बता दिए। एक बार फिर से हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे पाती है।
पहला करण था। यानी रासायनिक समीकरण जो पहला जो दोष है वो भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे पाते हैं, यानी कि ठोस द्रव गैस की जानकारी हमें ये नहीं दे पाते हैं। दूसरा का है कि अभिक्रिया दिशा को पता नहीं चलता, किस दिशा में हो रहा है, किस दिशा में सांद्रण लग रहा है, किस अभिक्रिया में मतलब कि सांद्रण वेग इत्यादि का पता हमको नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, कितनी गति से हो रहा है, इसे हमको पता नहीं चलता है। ऊष्माक्षेपीय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का पता नहीं चलता कि कोई भी समीकरण को आपको देख करके आप नहीं बता सकते कौन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है। तो ये भी रासायनिक समीकरण का दोष है। तीसरा का है कि रासायनिक देखिए रासायनिक जिससे देखिए इसमें अभिक्रिया का वेग का पता नहीं चलता। सही बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में कितनी तेजी से अभिक्रिया हो रहा है, कितनी रफ्तार से कितना, तो उसको पता नहीं चल पाता है, ये भी एक दोष है। विस्फोट होने वाले पदार्थ, देखिए अगर मान ली कोई ज्वाला के साथ जलता हो, ये विस्फोट करता हो, क्या उसकी हमें जानकारी मिल पाती है? नहीं मिल पाती। समीकरण मिल पाते हैं लेकिन उसमें जो समीकरण को देख के कोई बता सकता है कि ये मतलब विस्फोटक पदार्थ है, तो उसकी हमको जानकारी नहीं दे पाती है। तो आपको मुझे आशा है कि रासायनिक समीकरण की जो सीमाएं हैं वो आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा, कवर हो गया होगा। तो अब आज हम पढ़ेंगे नया चीज़ पढ़ेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से अभिक्रिया होते हैं, क्या क्या मिलता है अभिक्रिया में, है कि नहीं। तो इसके आगे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होते हैं जिसे देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हम देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकार जो है पहला है संयोजन अभिक्रिया। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया इसे बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है बहुत बार। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन का मतलब होता है संयोग होना। क्या होता है? संयोग होना। देखिए आपको हम रासायनिक अभिक्रिया प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से अभिक्रिया होते हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया, पूरी जानकारी आपको ये होना ही चाहिए। अगर देखिए अगर बढ़िया सा वीडियो को इस चीज़ को नहीं देखिएगा, स्किप करके अगर देखिएगा तो आपको छूट जाएगा, तो आपको परेशानी होगा। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें और पूरी तरह से पढ़ें और नोट करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए आपको हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया जो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते कैसे? तो हम आपको बताए थे संयोजन का मतलब होता है संयोग होने वाला पदार्थ। यानी संयोजन में संयोग यानी दो पदार्थ हैं। ये देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ, एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम आपको बताएं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया तो ये बन गया, क्या बन गया है कि नहीं, जल बन गया। क्या बन गया? जल। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं तो संयोजन का मतलब संयोग होना। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहता है कि जब दो पदार्थ, सुनिएगा ध्यान से परिभाषा, जब दो पदार्थ या जब दो यौगिक या तत्व आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और सुनिएगा जब दो यौगिक या दो या तत्व आपस में संयोग कर करके, या ऐसे बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर करके एक नए पदार्थ का यानी एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए मतलब एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे आप कार्बन को लीजिए, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 बन जाता है। तो ये हो गया। तो ये जब दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन संयोग होकर करके ये है कि नहीं एकल पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। तो हम यही बात बता रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ हैं संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? ध्यान से सुनिएगा होगा। संयोजन के एग्जाम्पल हम आपको एक बता देते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया किया तो क्या बन गया? जल बन गया। देखिए ये एग्जाम्पल एक एक को लेकर चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको PDF के लिए आप संपर्क मुझे करें, आपको मोबाइल नंबर हम दे देंगे। देखिए दूसरा का जो है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? सुनिए ध्यान से।
वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? एक होता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सुनिए, देखिए, वियोजन या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो याद रखना है, इसे अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है, अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, वियोजन संयोजन में क्यों हुआ था कि जब दो तत्व या दो यौगिक संयोग कर करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन सुनिए, वियोजन का मतलब वियोजित होना यानी टूटना। क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब होता है कोई पदार्थ अपघटित हो जाना। जैसे देखिए, पूछेगा वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया प्रकार में हम पहला पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा का पढ़े वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण कर लिया था तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन में क्या था? वियोजित हो जाना यानी दो भाग में टूट जाना या दो या तीन भाग में टूट जाना। एक पदार्थ को दो या दो से अधिक भाग में टूटना वियोजन कहलाता है। या अपघटित हो जाना, अपघटित हो जाना यानी कहेंगे, पूछेगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिखिएगा जब एकल पदार्थ, सुनिएगा, जब एकल यौगिक या एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक, मिस्टेक हो गया, पूछेगा वियोजन ने। देखिए, वियोजन मतलब होता है जब एकल पदार्थ टूट करके जब दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको पता हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। या पोटासियम क्लोराइड KClO3 को अगर आप गर्म करते हैं तो ये KCl प्लस बन जाएगा, आपको बन जाता है O2 बन जाता है। तो याद रखिएगा, इस चीज़ को समझिए। तो ये जो चीज़ जो बता रहे हैं आपको, देखिए, तो ये आपको हम बता दें कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे। एक बार फिर सुनिए, वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? जब एकल पदार्थ, सुनिए, अपघटन या वियोजन, जब एकल पदार्थ, एकल बड़े अणु का जो पदार्थ होते हैं जब टूट करके दो या दो से अधिक यौगिक में निर्माण कर देते हैं या वियोजित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, कि जब एकल पदार्थ टूट करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। संयोजन में क्या होता था कि जब दो पदार्थ मिल करके एकल यौगिक निर्माण करते हैं, जबकि कुछ वियोजन में क्या होता है कि एकल पदार्थ टूट करके, देखो एक टूटा और एक बन गया, दो बन गया। तो यहाँ पर एक टूटा, दो बन गया। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जब एक बड़े यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जिससे कि एग्जाम्पल को नोट करते जाइएगा। ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया तो समझ में आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया विपरीत है? ये भी एक क्वेश्चन है। ये पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है कैसे? ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये पूछता है कि क्या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है कैसे? तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया विपरीत है, पता कैसे चल रहा है? देखिए, पता नहीं चला कि संयोजन में दो संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण कर रहा है, जबकि एकल यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक निर्माण कर रहा है। तो क्या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया विपरीत है कि नहीं? यहाँ देखिए, दो को मिल करके एक बना रहा है और यहाँ पर देखिए एक और टूट करके दो बना दिया। तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया है कैसे? तो लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। ये आपका 2 नंबर में एकदम फिक्स है कि आ जाता है, बहुत बार ये पूछा गया है प्रश्न, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सर समझिए बात को, इस संयोजन आपको समझ में आ गया, वियोजन समझ में आ गया। अब देखिए, जो हम बताने वाले हैं उसका वियोजन के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। संयोजन वियोजन हो गया, थोड़ा सा इधर बलग में लिखते हैं, ठीक ना। तो एक ठो अभिक्रिया होता है आपका, देखिए, एक ठो होता है संयोजन वियोजन अभिक्रिया, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिएगा ध्यान से, एक ठो होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया, देखो, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन। तीसरा अभिक्रिया याद रखिएगा, तीसरा अभिक्रिया है जो
आपका विस्थापन विक्रिया। विस्थापन विक्रिया कहते किसे हैं, सुनिए, विस्थापन विक्रिया कहते किसे हैं। देखिए विस्थापन का मतलब होता है, क्या होता है विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित हो जाना, यानी कोई भी तत्व या यौगिक, सुनिएगा ध्यान से, जब कोई तत्व किसी यौगिक से विस्थापित हो जाता है, जब कोई तत्व उसके यौगिक से उसके तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन विक्रिया कहते हैं। यह सिंपल शब्दों में समझा जाए तो एक यौगिक, एक एकल जो यौगिक होते हैं या कोई भी धातु, यानी अत्यधिक उसे क्रियाशील धातु होना चाहिए। ये बात तो शर्त याद रखना चाहिए। क्रियाशीलता श्रेणी आपको हम बता देंगे, पहले अभी सीधे समझिए विस्थापन विक्रिया कहते किसे हैं। तो विस्थापन विक्रिया में क्या होता है कि विस्थापित कर देना, किसी भी तत्व के द्वारा किसी यौगिक से उसके यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उसके द्वारा विस्थापित हो जाना, इसे विस्थापन विक्रिया कहते हैं। तो देखिए विस्थापन विक्रिया आप एग्जाम्पल में देख के समझते हैं, इसे आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी, मान लेते हैं कि धातु है, ये मान लेते हैं Fe है और ये CuSO4 से विक्रिया, मतलब कि क्या हो गया आपको बताइए, तो ये हो गया आपका लोहा या हो गया कॉपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ये कॉपर है या लोहा है। तो देखिए आपको बोलेगा सर लोहा है, कॉपर कम क्रियाशील, क्योंकि हाइड्रोजन क्रियाशीलता श्रेणी के नीचे आते हैं। तो ये तो लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। देखिए जो शक्तिशाली ज़्यादा रहेगा ना, वो किसी को भी बोलेगा, किसी को भी वो अपना हक जमाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये विस्थापन जो विक्रिया जो देख रहे हैं और ये कॉपर जो देख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ये कि लोहा है और ये कॉपर है, ये दोनों में देखिए कौन शक्तिशाली है। तो बोलेगा सर लोहा है, लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए इसी को क्या करेगा, कॉपर को हटा करके खुद उसका स्थान ले लेगा। इसीलिए इस विक्रिया को विस्थापन विक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, इसको विस्थापित कर लेगा। क्या कर लेगा, ये विस्थापित, यानी कि Fe जो होगा FeSO4 बना लेगा और प्लस क्या बना लेगा, बना लेगा, आपको बना लेगा CuO को बाहर निकाल लेगा। देखिए ध्यान से जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कीजिएगा कि जब कॉपर को, यानी देखिए समझिए बात को, जो हम समझाना चाहते हैं वह बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो कॉपर जो है, ये कॉपर है, तो कॉपर है जो कम क्रियाशील है, लोहा ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहेगा तो इसका है कि नहीं, इसके सल्फेट को छीन लेगा ये और उसका स्थान खुद ले लेगा। देखो यहाँ कॉपर को हटा दिया, बाहर खट कर दिया और खुद ही फिर सल्फेट ये बन गया। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जब कोई क्रियाशील तत्व उसके यौगिक में जो उपस्थित जो कम क्रियाशील के तत्व होते हैं उसका स्थान ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल के और थोड़ा हम समझाते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लेते हैं सोडियम, और सोडियम की अभिक्रिया हम करवा लेते हैं, मान लेते हैं कि अभिक्रिया करवाते हैं, मान लेते हैं कि सोडियम की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट करवाते हैं, AgNO3 से अभिक्रिया करवा लेते हैं। तो बोलिएगा कि सोडियम और Ag तो दोनों में कौन क्रियाशील है, तो बोलिएगा सर सोडियम और सिल्वर यानी चांदी में कौन क्रियाशील है, तो सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है। तो क्या करेगा, ये विस्थापित कर लेगा, इसको हटा देगा। देखो इसका स्थान जो है, जो स्थान है ये आपको ले लेगा सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और ये Ag बाहर निकाल देगा, यानी कम क्रियाशील रहेगा। तो उसके देखिए यहाँ पर समझिएगा, यौगिक वाला अगर अधिक क्रियाशील है तो ये विस्थापित नहीं हो सकता है, जो कम क्रियाशील रहता है ना तो विस्थापित होता है। ये बात को याद रखिएगा, ऐसे नहीं होता। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई तत्व या जब कोई यौगिक है कि नहीं किसी तत्व के द्वारा है कि विस्थापित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फेरस और यहाँ कॉपर सल्फेट, ये यानी कि लोहा और कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर कम क्रियाशील है और लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को हटा करके लोहा खुद स्थान ले लेता है और बना लेता है फेरस सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल लेता है। इसीलिए कमज़ोर रहिएगा नहीं तो आपको दुनिया सताएगी, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर क्या है, कमज़ोर है, इसीलिए तो इसको सल्फेट को छीन लिया और खुद अपने ले लिया। तो इसीलिए बताते हैं आपको शक्तिशाली बनना है तो अपने अंदर नॉलेज बढ़ाओ, अपना आपको ज्ञानी बनाओ, है कि नहीं, और बहुत ज़्यादा संघर्ष करो, है कि नहीं। तो यही बात बताते हैं, नहीं तो दुनिया ये बहुत जालिम है, ये छीन लेगा आपसे, है कि नहीं। कमज़ोर रहिएगा। देखिए आप देखे होंगे कि शेर के कभी भी बलि नहीं देता है,
देता है कमज़ोर को बलि देता है कि नहीं? क्यों देता है? बकरी को बलि देता है, क्यों देता है? क्योंकि बकरी कमज़ोर है, लेकिन शेर के पकड़ने के लिए हिम्मतें नहीं है, उतना ताकत ही नहीं है, इसीलिए शेर के बलि नहीं दी जाती है। तो सीधा रहिएगा तो इसीलिए आपको क्या होगा, कमज़ोर रहिएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए अपना ज्ञान बढ़ाओ और अपने दुनिया में प्रचंड लहराओ। तो यही बताना कि कॉपर यहाँ पर जो था कम क्रियाशील है और लोहा क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये लोहा जो ज़्यादा क्रियाशील है तो ये कॉपर को हटाकर खुद लोहा ले लेगा। यहाँ सोडियम सिल्वर में कौन होगा क्रियाशील? तो बोले सर सोडियम। तो सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है और जबकि सिल्वर कम है, तो सिल्वर को हटाकर सोडियम खुद लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना देगा। पहले सिल्वर नाइट्रेट था, अब सोडियम नाइट्रेट और एनर्जी को बाहर निकाल दिया। यही बात बताने इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि इसके पहले हम बताए थे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन में क्या होता था कि जब दो यौगिक एकल पदार्थ का निर्माण करता है तो उससे संयोजन। अब वियोजन का मतलब होता है कि जब एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक मतलब यौगिक का निर्माण करते हैं या पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई तत्व उसके यौगिक से उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझा दिए हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यही है कि जो क्रियाशील होना चाहिए, यानी कि उसे यौगिक से ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए तत्व, तभी विस्थापित करेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात को समझिएगा। एक होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? थोड़ा समझिएगा बात को, हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप नोट करते जाइए और परिभाषा को लिखते जाइए हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं कि जो आपको हम बताएं इसके पहले में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन। अब पढ़ेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे? देखिए, ये हम चौथा पढ़ रहे हैं, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं? देखिए, आपको विद्युत अपघटन भी बताएंगे। देखिए, अपघटन में विद्युत अपघटन बताना था, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो देखिए, इसमें उभय विस्थापन है, उसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन बोला जाता था। तो उसमें एकल विस्थापन में क्या होता है कि जैसे हम आपको एक पहले लोहा लिए थे और कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाए थे तो ये बन गया था। इसे देखो, कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली Fe है, तो Fe बना लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। इसमें क्या होता है ना कि देखिए, इसमें ये जो होता है कि इसमें एकल विस्थापन इसे बोला जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि ये विस्थापित कर खुद इसका स्थान ले लिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन इसे एकल विस्थापन भी कहा जाता है। तो ये बात को याद रखिए। और उभय विस्थापन में क्या होता है ना, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन में इसमें दो होगा, इसमें एक नहीं यौगिक है, इसमें दो यौगिक रहेगा और अपने आयनों के आदान प्रदान करेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये एकल विस्थापन है, ये तो एकल विस्थापन हो गया आपका, ये एकल विस्थापन है। लेकिन उभय विस्थापन में क्या होगा, देखो ध्यान से बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, देखिए ध्यान से, सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पर अगर मान लें कि सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवा दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट से, सुनिए ध्यान से हुआ, जब सोडियम क्लोराइड है और उसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवा देते हैं तो ये क्या होगा ना कि अभिक्रिया करेगा तो ये अपने आयनों के आदान प्रदान कर लेगा, यानी आयनों का आदान प्रदान कर लेगा। यानी समझिए कि सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, NO3 बन जाएगा। अब देखिए आप प्लस है AgCl बन जाएगा और ये अवक्षेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवक्षेप बन जाता है। तो हम फिर से बता रहे हैं, समझिए बात को। हम क्या बताएं आपको कि विस्थापन अभिक्रिया किससे, उभय विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता था कि एक यौगिक, एक तत्व उसके यौगिक से विस्थापित करते थे, और ये उभय विस्थापन में होता है कि अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये सोडियम बन गया नाइट्रेट के साथ, देखिए यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन गया कि नहीं, यहाँ पर देखिए, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था एक बार हम लिख देते हैं सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। और ये AgCl ये अवक्षेप के रूप में मिलता है। लेकिन आप गौर से देखिए इस चीज़ को कि उभय विस्थापन में दो यौगिक अपने आयनों को, यानी दो यौगिक है, यहाँ सोडियम क्लोराइड है और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जो होते हैं ये दोनों मिल करके क्या होते हैं, अपने आयनों के मतलब कि आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं या मतलब आयनों को अदला बदली कर लेते हैं, समझिए हम। जैसे यहाँ
सोडियम है, तो सोडियम की करेगा नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ देखिए नाइट्रेट बन गया कि देखिए यहाँ पर ये, और ये देखिए सोडियम यानी AgCl, देखिए AgCl यहाँ बन गया ना, तो ये सोडियम और सिल्वर के नाइट्रेट, देखिए ये सोडियम धातु इसका है और ये नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया किया है, और सिल्वर इसका है और सोडियम के क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर लिया, यानी अपने आयनों के आदान प्रदान कर लिया। तो इसे अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय में होता है दोनों, यानी दोनों तरह से विस्थापित होने वाले अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एकल विस्थापन ऊपर एग्जाम्पल है, इसके पहले आप बताए थे एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है कि जब कोई यौगिक उसके विलयन से ये कोई भी तत्व उससे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा तो ये करेगा, नहीं तो नहीं। तो अब परिभाषा इसका कैसे देगा एकल विस्थापन के, कि जब कोई यौगिक, जब कोई तत्व उसके यौगिक से है, लेकिन उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है तो उसे, और उसका स्थान खुद ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन। उभय विस्थापन किससे करते हैं, तो उभय विस्थापन क्या होता है, इसमें दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान करते हैं। तो आयनों के आदान प्रदान करते हैं तो उसे बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे ये पूरी तरह से इस चीज़ को आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि एकल विस्थापन और उभय विस्थापन। एकल विस्थापन में होगा एक रहेगा और एक तत्व यौगिक रहेगा और विस्थापित करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दो यौगिक रहेगा अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, तो उससे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे हम चलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसे, सुनिएगा ध्यान से हुआ कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसे, अवक्षेपण। देखिए थोड़ा समझिए, अवक्षेपण अभिक्रिया यही चीज़ है। तो यहाँ देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेप, इसके पहले बताए थे अवक्षेपण। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसके पहले हम क्या को अभिक्रिया बता चुके हुआ, तो बोलेगा सर इसके पहले हम 4 को बता चुके, ये 5वां है। तो भाई देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया है क्या, देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अवक्षेप क्या है। अवक्षेप का मतलब इसे समझिए कि अवक्षेप होता है जब कोई अभिक्रिया होता है ना, तो उसके विलयन में ठोस के रूप में कोई चीज़ पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में पृथक हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं विक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई विलयन है और ठोस के रूप में वो मोटा बन गया, गोल ले बना लिया, तो उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। जैसे चाशनी को गर्म करते हैं ना, तो बोले सर चाशनी गर्म तो हम करते देखें तो उसमें फेन जमा हो जाता है ना, फेन जमा, तो फेन क्या अवक्षेप के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि जब ऐसे बोलिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होते हैं कि उसमें कोई भी मतलब ठोस के रूप में कोई विलयन में पृथक हो जाते हैं, कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन पृथक हो जाते हैं, तब उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे सटीक आंसर यही है कि सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, सुनिए जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा कि, सुनिए ध्यान से, ये क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप, देखिए सिल्वर क्लोराइड है ना AgCl, अवक्षेप रहता तो तीर निशान देते हैं कि नहीं, हम इसीलिए इसको नहीं मिटा पाए थे कि हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, तो हम उसी को मिटा दिए और इसको हम समझा दिए कि सोडियम क्लोराइड। देखिए एक बार फिर सुनिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है कि उसमें कोई भी पदार्थ जो होता है विलयन में ठोस के रूप में पृथक यानी अलग हो जाते हैं, उससे मोटा बन करके। तो वही बात बताएं, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर है, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों अभिक्रिया करता है ना तो सोडियम नाइट्रेट बनता है और ये सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो अवक्षेप के रूप में ये विलयन में पृथक हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, इसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको अवक्षेपण अभिक्रिया में आपको पूरी तरह समझ में आ गई है। उसी तरह से आप जैसे सिल्वर क्लोराइड को या बोल सकते हैं कि ब्रोमाइड क्लोराइड को भी अभिक्रिया आप सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। देखिए विस्थापन अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन वियोजन अभिक्रिया, तो पूरी तरह से आपको पता होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा। तो ये आपको अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि देखिए ऐसे तो अपघटन अभिक्रिया के ही भाग है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि अपघटन अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखिए
आपको छठा देखिए, छठा तो ऐसे बोलिए या ये अपघटन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो विद्युत के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उस हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम सिंपल है, देखिए तो की बताए थे कि अपघटन, जिसे हम बताए थे विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में तनी से वो चीज़ लग जाता है विद्युत अपघटन। तो अपघटन जैसे अभी तुरंत बताते हैं कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, समझिए बात को। विद्युत अपघटन अभिक्रिया नोट करते जाइए, हुआ देखने से वीडियो नहीं होता है। आप कॉपी कलम ले करके इस वीडियो को देखें, आनंद उठाएं। तो हम क्यों बताएं विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो इस बात को समझिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। देखिए आपको बताया था कि जब कोई विलयन अगर विद्युत के द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए कि आपको कैथोड एनोड हम नहीं तो आपको नहीं बताए होंगे, तो देखिए पहले आपको कैथोड एनोड के बारे में आप जानते होंगे कैथोड एनोड क्या है। तो देखिए ये आपका मान लेते हैं कि एक बिक्र है या प्लास्टिक के कांच लेते हैं, ये बिक्र लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन ग्रेफाइट लिया जाता है कि नहीं, और इसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है। देखिए जिसको बैटरी से जोड़ा जाता है ना, देखो ध्यान से, जिसको बैटरी से जोड़ा जाता है यानी धन से जोड़ेगा, देखो धन से, तो धन से जोड़ेगा तो ये बात को समझिएगा। और ऋण से जोड़ेगा तो देखिए ध्यान से, ऋण से, तो ऋण से जोड़ेगा तो ये चीज़ को समझिए। देखो अगर ये देखिए धन है, देखो ध्यान से धन, तो ये धन से जोड़ेगा, ये धन है ऋण है। अगर देखिए इसमें क्या होता है विद्युत अपघटन, कोई विलयन को, कोई भी मतलब कि विलयन को अगर अब विद्युत अपघटन कराया जाता है यानी विद्युत अपघटन के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। पहले समझिए। तो इसमें क्या लेते हैं कि इसमें ले लेते हैं, मान लेते हैं इसे कैथोड बोला जाता है। देखिए कैथोड कहते हैं कि इसे, देखिए कैथोड क्या है समझिए बात को। कैथोड में क्या होता है, कैथोड होता है आपको पता होगा ऋणात्मक, क्या होता है ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। और एनोड क्या होते हैं, देखिए एनोड एगो होता है, एनोड एगो होता है कैथोड, एगो होता है एनोड। तो देखिए आपको ये बात को समझिए कि कैथोड है क्या। देखिए कैथोड ऐसे ऋणात्मक होते हैं, एनोड धनात्मक होते हैं। लेकिन ये विलयन के द्वारा देखिए जो आपको जैसे मान लेते हैं कि जैसे देखिए समझिए ये आपका होता है माइनस, क्या होता है माइनस, यानी ई से जो माइनस होता है उसे कैथोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कैथोड है। और ये जो अगर सेल से जोड़िएगा, सेल का अगर धन से जोड़िएगा तो धन से जोड़िएगा, देखिए धन से जोड़िएगा तो धन से जोड़िएगा तो इसे बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं एनोड बोला जाता है। देखिए ध्यान से हुआ, समझने का प्रयास कीजिए। ये हम बिक्र लिए हैं, आपको हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया समझाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि एक हम बिक्र लिए हैं, इसमें कार्बन ग्रेफाइट या कोई भी क्षार ले लीजिए, आपको मतलब धातु होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। और उसको करंट यानी जिसको धन आयन से जोड़िएगा, तो धन से जोड़िएगा ना, तो धन जोड़िएगा तो उसे बोलते हैं एनोड। अगर बैटरी को क्षार को जोड़ते हैं धन से तो उसे एनोड बोलते हैं। अगर माइनस जोड़िएगा तो कैथोड होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, बच्चा गलती कर लेता है। गलती की करता है ना, उल्टा पुल्टा वो समझ लेता है। कैसे समझ लेता है, देखिए अगर ये धनात्मक है ना तो धनात्मक, देखिए ध्यान, धनात्मक ये धन है और ये ऋण है, आपको हम लिख दिए हैं। लेकिन अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड के विलयन डालते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड के विलयन, तो सोडियम क्लोराइड के इसमें विलयन डालिएगा तो समझने का प्रयास कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड के NaCl है, तो इसको जब पानी में डालिएगा तो क्या होगा, जब विलयन को डालिएगा तो ये क्या होगा कि जब पानी में डालिएगा तो ये बन जाएगा, क्या चीज़ बन जाएगा, तो बोलेगा सर ये बनेगा, जानते कौन चीज़, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो इसमें Na अलग हो जाता है। पानी में जब इसको घोलिएगा NaCl का, यानी NaCl को अगर पानी में घोलिएगा, NaCl को अगर हम जल में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं, Na प्लस Cl में टूट जाते हैं। तो ये Na प्लस Cl जो होते हैं ये विलयन में तैरते रहते हैं, ये बात को याद रखिएगा। तो इसमें जैसे देखिए अब इसको जब एनोड कैथोड को सेल से जोड़ा है, देखिए अगर आप मतलब बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, देखिए धन ध्रुव से जोड़िएगा तो होगा एनोड, अगर ऋण ध्रुव से जोड़िएगा तो कैथोड होता है। तो ये गड़बड़ाइए नहीं, इसको समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या है कि विलयन में क्या होते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड को अगर हम लेते हैं विलयन को, तो इस सोडियम क्लोराइड जल में घोलते हैं तो सोडियम अलग हो जाते हैं, है कि नहीं, क्लोरीन अलग होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सोडियम यहाँ पर ही है और क्लोरीन है, ये घूम रहा है बहुत सारा विलयन में, तो क्या होगा, ये माइनस है। तो ये देखिए कैथोड माइनस है, तो ये विकर्षण आकर्षण होता है यहाँ पर।
क्या होता है कि माइनस वाला प्लस को खींचेगा और प्लस वाला माइनस को खींचेगा। तो यही बातें यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो अपघटन अभिक्रिया में जो होता है वो क्या होगा कि विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जब सोडियम का अपघटन करेंगे तो जो सोडियम होगा धन होता है, धातु क्या होता है धन होता है, तो धन, तो ये धन वाला क्या होगा इस पर यानी कि कैथोडवा पर चिपक जाएगा, ऐसे करके इस पर चिपक जाते हैं। लेकिन एनोड वाला होता है क्लोरीन, क्लोरीन होता है माइनस में, देखिए यहाँ माइनस में होता है, तो माइनस में होता है तो ये क्लोरीनमा गैस बन करके इसे एनोड द्वारा निकल जाते हैं और कैथोड पर सोडियम प्राप्त हो जाता है। कैथोड पर क्या होता है ये बैठ जाते हैं। देखिए क्यों बैठते हैं बता दिए, कैथोड होता है माइनस, लेकिन आकर्षण के कारण क्या होता है और धातु होता है सोडियम होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस, तो उसको खींच लेता है। आइए देखिए की करता है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनोड की करता है, ये रहता है खुद प्लस, तो क्लोराइड रहता है जो क्लोरीन रहता है माइनस निगेटिव होता है, धातु है तो निगेटिव होता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है और की करता है इसको गैस के द्वारा है कि जब जोड़ा जाता है गैस के द्वारा निकल जाते हैं। और ये सोडियम क्या होते हैं ये आपको हम आगे चैप्टर में केमिस्ट्री के 3 चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कैसे इसका धातु के निष्कर्षण इसके द्वारा होता है और कैसे शोधन की विधियाँ होते हैं। तो ये पूरी तरह से हम आपको बता दिए कि विद्युत अपघटन में क्या होता है, तो लिखेगा वैसी अभिक्रिया या वैसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा कराई जाती है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत अपघटन में। जैसे सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन कराते हैं तो देखिए सोडियम, देखिए पहले तो ये समझिए कैथोड कहते हैं किसे, एनोड कैसे कहते हैं। देखिए कैथोड किसे कहते हैं, तो कैथोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो हो गया उसे क्या कैथोड, अगर धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो उसे एनोड कहते हैं। तो देखिए धातु यहाँ पर जो होता है धातु, देखिए ध्यान से धातु, तो धातु होता है कैथोड पर। क्यों होता है कैथोड पर, तो हम आपको बता रहे कैथोड पर होने कारण है कि कैथोड होता है माइनस में और धातु होता है धन आयन, तो इसीलिए क्या होता है इस पर बैठ जाते हैं। और एनोड में क्या होते हैं कि एनोड होता है प्लस, तो खोजेगा माइनस, आकर्षण विकर्षण होता है। तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन जो होगा एनोड पर बैठेगा क्योंकि धनात्मक होते हैं, इसलिए आकर्षण विकर्षण यहाँ होता है, जिसके कारण जो एनोड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होते हैं और कैथोड पर होते हैं आपका क्या चीज होते हैं, आपका क्या होता है सोडियम धातु बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से जल का अपघटन होता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको बात को याद रखना है कि जल में पूछेगा जल का अपघटन। तो थोड़ा सा हम जल के अपघटन को देखते हैं। तो देखिए इसको हम आपको समझा दिए थे, तो जल का अपघटन देखते हैं थोड़ा सा मिला करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। हुआ ये जल वाला बहुत बार पूछा गया था कि जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि अगर जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कैसे खींचेगा तो कैसे बताइएगा, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार बहुत बार जब हम पढ़ते थे तो हमारे से बोर्ड परीक्षा में आया था कि अगर बताइए कि अगर जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसका सिंपल उदाहरण है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा जल को ना आप है कि ना अलग अलग कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। कैसे करेंगे, तो मेरा दोस्त था ना वो उल्टे बोल दिया था, वो कहा ना कि हम गर्म कर देंगे। अरे बकलोल गर्म करेगा तो कैसे काम चलेगा, गर्म करेगा तो दोनों उड़ जाएगा, अलग करने हुआ फिर तो उजले बन गया, जलवाष्प बन गया। तो यही बात हम समझा रहे हैं कि ये विद्युत अपघटन जब कराते हैं ना तो क्या होता है कि जब देखिए आपको अभी तुरंत बताए थे कि जल के अगर हम विद्युत अपघटन करवाएंगे तो आपको बताया अभी तुरंत है कि एक बिक्र लेते हैं या एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, ये ग्रेफाइट के छर लेंगे तो ग्रेफाइट के 2 छर लेते हैं, वो एनोड और कैथोड। एनोड देखिए दोनों छर सेम ही है लेकिन एनोड कैथोड हम लोग बना देते हैं। एनोड कैसे देखिए कैथोड कैसे बनाएंगे तो बोलेगा सर इसको ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं और इसको बैटरी से धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। तो अगर देखिए धन ध्रुव से जोड़ेंगे तो ये हो गया कुछ एनोड, क्या हो गया एनोड। एनोड छर होता है प्लस में, याद रखिएगा, और कैथोड होता है क्या होता है माइनस में, क्या होता है माइनस में होता है, इसे कैथोड बोलते हैं। अब देखिए समझिए बात को, अगर हम जल को अगर H2O को अगर हम इसमें डालिएगा, अगर इसमें H2O को डालिएगा ना तो क्या होगा, देखिए ध्यान समझिए बात को, ये H जो होता है प्लस में होता है, क्या होता है H प्लस में होता है और ये ऑक्सीजन जो होता है माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में होता है। तो ये आपको समझिए, तो ऑक्सीजनमा जो होगा देखिए ऑक्सीजन जो होगा O होगा, O -2, आइए इसमें जो जल होगा धनात्मक होगा। तो धनात्मक देखिए धनात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक कौन है कैथोड है ऋणात्मक, हाइड्रोजन होता देखिए हाइड्रोजन होता है धनात्मक हुआ, आपको पता होगा, और ये ऑक्सीजन जो होता है वो होता है ऋणात्मक होता है। तो देखिए ये एनोडवा जो होता है प्लस में होता है, तो ये खोजा एनोडवा प्लस में है तो ऑक्सीजनवा माइनस में है, ऑक्सीजनवा माइनस, तो ऑक्सीजनवा इस पर चढ़ जाएगा, देखो इस पर, और इस पर बुलबुला के द्वारा नहीं ये ऑक्सीजनवा इसमें निकल जाएगा। लेकिन कैथोड में क्या होते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। बोलिए कैसे सर, हाइड्रोजनवा प्लस होता है, एनोड कैथोडवा होता है माइनस में, तो ये आकर्षण के द्वारा इसको ले आता है और ये कैथोड पर से क्या होगा
कि कैथोड पर से ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा, कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ये एनोड पर क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। एनोड होता है धनात्मक और ऑक्सीजन होता है ऋणात्मक, तो आकर्षण करके वो गैस में बदल देता है। लेकिन उसी प्रकार से कैथोड होता है माइनस और हाइड्रोजन में क्या होता है, धनात्मक, इसलिए विकर्षण करने इस पर आ जाता है कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होते हैं कि ये जो कैथोड पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो गैस निकल जाते हैं। तो कैथोड पर निकलता है कौन, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। इसमें निकलता है हाइड्रोजन गैस और इसमें निकलता है कौन चीज, ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब जल को विद्युत अपघटन कराई जाती है तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पूछेगा था ऑक्सीजन। आपको पूरी तरह से इस वीडियो को समझ में आया होगा, तो ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर बिहार बोर्ड को तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बताइए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं, जितने ही पढ़ाते हैं प्रैक्टिस कीजिए। हुआ पढ़ने से, वीडियो देखने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप घर में इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब भी लेक्चर अटेंड करना हो तो आपको क्या करना है, आपको एक बार देख लीजिए क्या क्या सर पढ़ाए हैं और नोट को बनाइए, क्योंकि नोट एक हथियार है जो परीक्षा में आपको काम देगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे अच्छा लगता है कि नहीं। अगर ख़राब लगता है, त्रुटि लगता है तो भी हमको बताएं, ताकि हमको ये पता चले कि हमें कमी की है, सुधार क्या करना है। तो ये बात को समझना है और पूरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को नए हैं तो इस वीडियो को अगर देखें हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दूसरों को मतलब अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए। इसीलिए हम बता रहे हैं कि हमको मतलब देखो, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। अपने पिताजी के छाती चौड़ा करना है तो बैठ कर रपेट करके रात दिन कर दो और अब की बार 90% पार और बिहार टॉप ला के दिखाएंगे। और लगातार इस चैनल को जुड़े रहिए और इसको अगर पूरा समझ में आ गया होगा तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको अच्छा लगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं विद्यार्थी कमेंट किया है। अगर त्रुटि है, अगर अच्छा लगता है तो मोटिवेशन मिलता है, जुनून जगता है हमको और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर वीडियो। अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।